चैप्टर बच्चे जो आज स्टार्ट कर रहे हैं तंतारा वामीरो कथा। ठीक, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं ना पाठ प्रवेश। तो पाठ प्रवेश के अंदर हमें पूरी कहानी के बारे में बताया गया कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। ठीक, तो वो बोल रहे हैं कि जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है, सभ्यता के बारे में समझते होगे, जो भी पुरानी रीति रिवाज सभ्यता जो भी चला आ रहा है उसकी बात हो रही है। तो उसके जितनी ज़्यादा पुरानी होती है कहीं की भी, तो उसके बारे में उतने ही किस्से कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं। ठीक, दादी नानी परदादी उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सुनी होगी। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं होता है कि जो कहानियाँ आप सुनने को मिलती हैं आपको वो सच की सच हों। ठीक, तो कुछ तो ऐसा होता है कहानियाँ सच भी होती हैं और कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसा घटित हुआ होगा तो उन्होंने उसकी कहानी बना डाली। और वो जब तक एक मतलब कि वो बोलते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें, जैसे जैसे आगे आगे वो पहुंचती जाती है उसमें कुछ ना कुछ हर कोई मिर्च मसाला थोड़ा बहुत ऐड हुआ, फिर थोड़े से चेंज हुआ, तो वो ऐड भी होता रहता है। तो हमें ऐसी इसी तरह की वो कह रहे हैं कि बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, पर लेकिन जो भी किस्से कहानियाँ हम अभी तक सुनते आए हैं अपने बुज़ुर्गों से, उन सब के अंदर जो ये कहानियाँ चल रही हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है, वो हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं, कोई ना कोई संदेश होता है। ठीक है, इसीलिए ही वो कहानियाँ प्रचलित है ना। आज जैसे कि आप सबको अगर पूछा जाए एकता के ऊपर, एकता में बल के ऊपर कोई कहानी बताओ, तो सबको वो चार लकड़ियाँ, सबके दिमाग में सबसे पहले वो कहानी आती है तो एक कहानी। जनरली आप देखेंगे 100 में से 99% लोग सबसे पहले उस कहानी को सोचते हैं। पेज फादर होते हैं, वो चार लकड़ियाँ अलग अलग, तो सबके दिमाग में एक ही कहानी है। तो एक्चुअल में वो हुआ था नहीं हुआ था हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ सीख या संदेश देकर जा रहे हैं। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बारे में भी, उस जगह के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। तो लीलाधर मंडलोई ने उन्हीं के ऊपर एक कहानी आपके सामने पेश की है। जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं ततारा वामीरो, वो एक इसी द्वीप समूह, कौन से, अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह, उसके एक छोटे से द्वीप के ऊपर केंद्रित है। मतलब वो एक है, छोटा सा द्वीप है, आइलैंड है, पूरी कहानी उसी के ऊपर बेस्ड है। और वो कह रहे हैं कि उस आइलैंड में, द्वीप में विद्वेष होता है, नफरत। ठीक, वो इतनी ज़्यादा गहरी जड़ें जमा चुका था, यानी कि लोगों के मन में नफरत भरी हुई थी। अब नफरत किसके प्रति थी? एक दूसरे के गांव वालों के प्रति थी, खुद के लिए नहीं थी, अपने ही गांव वालों के लिए नहीं थी, दूसरे गांव वालों के प्रति जो भी नफरत की भावना बहुत ज़्यादा थी, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए एक युगल ने, एक जोड़े ने, ठीक है, एक लड़का और लड़की जोड़े ने अपना मतलब उन्होंने आत्म बलिदान दिया था, तब जाके वहाँ पर नफरत जो है वो ख़त्म हुई थी। जो भी उसका किस्सा है, उसके पूरे जो बलिदान की, सेक्रीफाइस की जो भी कहानी है इस लेसन में आपको दी गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो प्रेम होता है, मतलब जो एक्चुअल में वो आपको बताना क्या चाह रहे हैं इस कहानी से, जो आपको सीख मिल रही है वो ये है कि प्यार जो होता है, प्रेम, वो सबको जोड़े रखता है, बांधे रखता है। और जो घृणा है, नफरत है, वो आपस में दूरियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है। इस बात से कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता, सच्चाई है ये। जितना आप किसी से प्यार करेंगे, जितना बांटेंगे उतना मिलता है, जितनी नफरत देंगे उतनी ज़्यादा मिलेगी, जो दोगे वही मिलने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि समाज के लिए प्रेम का और अपने जीवन तक का बलिदान कर दे। जो बंदा सिर्फ सोसाइटी के लिए अपने प्यार का भी बलिदान कर दे और अपने खुद का भी बलिदान कर दे, तो समाज ऐसे बंदे को तो नेचुरली याद रखेगा ही रखेगा। ठीक है ना। आज जैसे कि मैं बोलूँगी, हमारे जितने भी पुराने देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी लोग हैं उन सब ने बलिदान ही दिया है। आज हम जैसे उनको याद ही करते हैं। भगत सिंह का उदाहरण ले लीजिए, ठीक है, उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया सिर्फ देश के लिए ना। तो जो किसी के लिए कुछ करे, समाज के लिए करे, तो हम उसे याद करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि समाज ना केवल उसे याद करता है बल्कि उसने जो भी बलिदान दिया है उसे बेकार भी नहीं जाने देता। मतलब उन्होंने किस पर्पज़ के लिए अपना सेक्रीफाइस किया वो उसे भी याद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्होंने जिसके लिए अपना बलिदान दिया है वो उसके ऊपर मतलब कि खरे उतरें। तो वो कह रहे हैं कि यही वो वजह है जिससे तत्कालीन समाज के सामने, तत्कालीन यानी कि उस समय का जो समाज था जबकि कथा है,
कहानी जिस समय की है। तो एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को, इस जोड़े को आज भी उस द्वीप के, उस आइलैंड के जितने भी निवासी हैं गर्व के साथ और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करते हैं, उस जोड़े को याद करते हैं। अब उनको याद क्यों किया जाता है, चैप्टर में पता लग ही जाएगा आपको। हम पूरी कहानी पढ़ेंगे, क्यों याद किया है, क्या बलिदान उन्होंने दिया है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए कहानी स्टार्ट हो रही है आपकी कि अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। अंडमान जो है बताइए आपको, आइलैंड जो है वो दक्षिणी यानी कि साउथ का एक सबसे लास्ट आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर से, आप सबको पता है अंडमान की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, नहीं पढ़ा है ना हमने। तो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। कौन? लिटिल अंडमान, यस। तो इसके बाद वो कह रहे हैं कि निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला, मतलब वहाँ से उसकी सीमा स्टार्ट हो जाती है, जो निकोबारियों जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। जनजाति समझते हो ना, ट्राइब्स, एक तरह से ट्राइब्स है, ठीक है, वहाँ की। तो वो यस पुरानी आदिम संस्कृति, जो लोग बहुत इसको मानते थे, पुराने ख्यालात की थे। श्रृंखला चीन कह सकते हैं आप, चीन, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि निकोबारी ट्राइब्स की आदिम संस्कृति है, एक आदिम ट्राइब्स कह लीजिए, पुरानी टाइप की। तो वो मेन उसी के ऊपर बेस्ड है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे प्रमुख जो द्वीप है जिसका नाम है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। जो निकोबारी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो उनका ऐसा विश्वास है कि बहुत पुराने समय में, प्राचीन काल में, ये दोनों ही द्वीप एक ही थे, ठीक है, साथ साथ थे, कार निकोबार और लिटिल अंडमान। तो इनके विभक्त होने की यानी कि अलग होने की एक पुरानी लोक कथा प्रचलित है। बच्चे लोक कथा कही जाती है जो लोगों के द्वारा कहानी सुनाई गई है, ठीक है। झूठी भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, कुछ क्लियर नहीं है, फिक्शन हो सकता है। तो लोक कथा है जो आज भी वहाँ पर दोहराई जा रही है, उसके बारे में जिक्र होता है। अब वो कह रहे हैं सदियों पहले, बहुत पुरानी बात है, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक ही थे, आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा गांव था और पास में ही एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। तो निकोबारी जो वहाँ के लोग थे वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। रीज़न क्या था? वो एक मददगार व्यक्ति था, सबकी मदद करने वाला था, ईमानदार था, नेक था, नेक यानी कि सबकी, हाँ, अच्छे दिल वाला था, और दूसरों की हमेशा सहायता करना, मतलब वो हमेशा रेडी रहता था, तत्पर रहता था, और सिर्फ अपने गांव वालों की नहीं, दूसरे गांव वालों की या जो भी द्वीप समूह आसपास के थे, तो वो अगर वो लोग भी उसे मदद के लिए पुकारते थे, जी, कोई भी उसको आसपास के लोग पुकारते थे, वो उनकी सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझता था कि ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसके इसी त्याग की भावना की वजह से वो सबके अंदर चर्चित था। चर्चित यानी कि फेमस, चर्चा में रहता था, और जितने भी लोग थे वहाँ के गांव वाले, आसपास के गांव वाले, सब उसका बहुत आदर सम्मान भी करते थे। और वक्त बेवक्त यानी कि मुसीबत भी आती थी, जो जब भी कोई उसे स्मरण यानी कि याद करते तो वो भागा भागा वहाँ पहुँच भी जाता था, ठीक है, मतलब कि वो समय नहीं देखता था, दिन है रात है, वो तुरंत पहुँच जाता था। और दूसरे गांव में कोई भी त्यौहार मनाए जाते, सब लोग ततारा को ज़रूर निमंत्रण देते थे, और ख़ास तौर से उसको निमंत्रण दिया जाता था कि स्पेशली तुम्हें आना ही है। अब वो कह रहे हैं उसका जो व्यक्तित्व था बहुत आकर्षक था, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। और अब जब उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और उसका जो बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, सबकी मदद करने वाला, तो हर कोई उसके करीब रहना पसंद करता था। और अब वो कह रहे हैं कि पारंपरिक पोशाक के साथ वो हमेशा किस ड्रेस में रहता था? अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में रहता था। साथ ही साथ वो अपने कमर में एक लकड़ी को भी बांधे रखता था, और लोगों का ऐसा मत था यानी कि मानना था, भले ही वो तलवार लकड़ी की थी लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ठीक, दैवीय शक्ति यानी कि कुछ मैजिकल, हाँ, मैजिकल सा था उसके अंदर।
तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए ततारा जो था अपनी उस तलवार को कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने देता था, और लेकिन उसने उसका प्रयोग वो सबके सामने करता भी नहीं था जल्दी जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत आए तो ही करता था, अदरवाइज उसका उपयोग नहीं करता था। अब वो कह रहे हैं कि उसके जितने भी चर्चित साहसिक कारनामे थे, यानी कि उसने जब बहुत ऐसे साहस भरे कारनामे किए होंगे, उसकी बातों को सुनकर लोग यही जानते थे कि उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति है। और वो कहते हैं कि ततारा की जो तलवार थी वो एक विलक्षण रहस्य थी, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा राज था जिसको कोई जान ही नहीं पाया था। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? अब अगला टॉपिक है आपका, मैंने अभी भी बोला पहले तो कि ये जो पूरा आपका पैराग्राफ है, ततारा की पूरी क्वालिटीज़ बताई गई हैं, वो किस तरह का था, लोग उसे क्यों पसंद करते थे, आप इस पैराग्राफ का लिखेंगे। अब जो नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये पूछा गया है आपके क्वेश्चन में कि बहुत ज़्यादा थकने के बाद, परिश्रम करने के बाद जब वो थक गया था तब वो कहाँ जाता है और वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आपने करना है, तो वो इस पैराग्राफ में है। एक शाम को जब ततारा बहुत ज़्यादा परिश्रम मेहनत करने के बाद रिलैक्स करने के लिए वो समुद्र के किनारे टहलने के लिए चला जाता है। सूरज जो था वो समुद्र से लगे क्षितिज तले को डूबने को था। क्षितिज का मतलब शायद आप समझते होंगे, जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। हमें लगता है कि वो आपस में मिल रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस मतलब कि जहाँ जो पॉइंट होता है उसको क्षितिज कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि सूरज बस डूबने को ही था क्षितिज पर। समुद्र से ठंडी ब्यारें यानी कि हवाएं चल रही थी। पक्षियों की जो शाम को पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं, तो उनकी जो चहचहाटें थी, उनकी आवाज़ थी, वो धीरे धीरे क्षीण होने को थी, यानी कि कम हो रही थी पक्षियों की आवाज़ भी। अब उसका मन जो था एकदम शांत सा हो गया था, मतलब माहौल ही ऐसा है एकदम शांति भरा, उसे भी बहुत रिलैक्स सा लग रहा था। जब वो अपने विचारों में मग्न था, डूबा हुआ था, तब ततारा समुद्री बालू पर बैठकर, बालू का मतलब होता है बालू रेत, ठीक है, समुद्र में बालू रेत थी, तो वहाँ वो बैठकर सूरज की जो रंग बिरंगी किरणों को, जो कि समुद्र के ऊपर पड़ रही थी, सूरज की किरणें, वो उनको निहार रहा था, देख रहा था। तभी उसको पास से एक मधुर गीत सुनाई देता है, गूंजता हुआ सुनाई देता है, और गीत ऐसा लग रहा था मानो कि बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा है, क्योंकि वहाँ एकदम शांति सा माहौल था। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि बीच बीच में जब लहरों का उसको संगीत सुनाई देता, क्योंकि समुद्र के किनारे बैठा है, लहरें भी चलेंगी, बीच बीच में वो सुनाई देता, लेकिन वो जो गीत था, गायन इतना ज़्यादा प्रभावी था, अट्रैक्टिव था, कि वो अपनी सुध-बुध खोने लग जाता है। सुध-बुध यानी कि उसका कुछ होश ही नहीं होता है, उसका जो मन है केवल और केवल उस गीत की तरफ है, ठीक है। और लहरों का एक प्रबल वेग आता है और अचानक से उसकी तंद्रा को भंग कर देता है, यानी कि जब इंसान एकदम कहीं डूबा हुआ होता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है, तो अचानक से कोई उसको झटके से, मतलब पानी उसके सर पर आएगा, तो एकदम से वो हिलकर उठेगा, ऐसा लगेगा कि वो जागा है अभी जस्ट। तो चैतन्य होते ही, चैतन्य यानी कि जागते ही, एकदम होश आते ही वो उस तरफ बढ़ता है जहाँ से उसको गीत सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर वो जहाँ से गीत के स्वर आ रहे थे, वो उस तरफ जैसे ही बढ़ता जाता है, लास्ट में उसकी जो नज़र होती है एक युवती के ऊपर पड़ती है, एक लड़की के ऊपर, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में, इतना तो हमें पता ही है, शाम ढल रही थी, सूरज डूब रहा था, तो वो लड़की भी उस सौंदर्य को ही देखती हुई बेसुध होकर, बेसुध यानी कि उसको भी होश नहीं था, वो खाली उस नज़ारे को देख रही थी सूरज के, और समुद्र की देह पर डूबते हुए सूरज आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यानी कि जब वो ढलती हुई शाम है और वो समुद्र के पानी के ऊपर जो कलर उसको दिखाई दे रहे हैं, बस उसी पर उसका ध्यान है, उसको कोई होश नहीं है, बस वो अपना गीत गा रही है, मतलब उसे ये नहीं पता आसपास कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता। और इस गीत को कवि ने श्रृंगार गीत का नाम दिया है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो जो वामीरो है, हमने अभी चैप्टर आगे पढ़ेंगे, लड़की का नाम वामीरो आएगा, जो वामीरो है वो कौन सा गीत गा रही थी, तो आपने लिखना है श्रृंगार गीत गा रही थी। श्रृंगार गीत क्यों कहा गया?
ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अभी कौन सा गीत गा रही थी, बस आपको यही पूछा जाएगा। क्लियर? आगे वो कह रहे हैं वो जो लड़की गाना गा रही थी ना, तो उसे ज्ञात ही नहीं हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द यानी कि बिना कुछ कहे बस कंटिन्यू उसको देख रहा है, ताके जा रहा है, देखते जा रहा है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था, वो तो सिर्फ अपने गाने में मग्न सी थी युवती। तो अचानक से एकाएक एक ऊंची लहर, जिस तरह से हमने अभी पढ़ा कि ततारा को भी एक लहर आकर के उसकी तंद्रा से उसको जगा देती है, वैसे ही एक लहर वामिरो की तरफ आती है जो कि उसको भिगो जाती है। और जैसे ही वो एकदम उसको होश सा आता है, वो गाना हड़बड़ाहट में गाना भूल जाती है। इससे पहले कि वो नॉर्मल सामान्य हो पाती, उसको अपनी कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। मतलब उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, एकदम गंभीर आवाज़ और अट्रैक्टिव सी आवाज़। अब वो आवाज़ क्या है? ततारा उसको बड़े ही विनम्रता पूर्वक, मतलब कि पोलाइटनेस के साथ बोलता है कि तुमने एकाएक अचानक से इतना मधुर, मतलब कि गाना क्यों अधूरा छोड़ दिया? तो अब लड़की उसको जवाब क्या देती है? पहले तो वो अपने सामने एक बहुत ही सुंदर से युवक को देखती है और अचानक से वो भी हैरान हो जाती है, विस्मित यानी कि हैरान हो जाती है। तो उसके अंदर भी किसी कोमल भावना का संचार हुआ, मतलब उसको अंदर एकदम फीलिंग सी आती है लड़के को देख करके। तो लेकिन वो अपने आप को एकदम संयत करती है, यानी कि अपने ऊपर कंट्रोल करती है और एकदम बेरुखी के साथ, मतलब रूडनेस के साथ उसको जवाब देती है कि पहले तो ये बताओ तुम हो कौन, और मुझे इस तरह से तुम घूर रहे हो और असंगत प्रश्न पूछ रहे हो। असंगत यानी कि तुम कौन होते हो मुझे ये क्वेश्चन पूछने वाले, है ना? तो क्या रीज़न क्या है? तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अपने गांव के अलावा किसी दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, यानी कि मुझे कोई मतलब वो नहीं है, हाँ बाउंड नहीं हूँ कि मैं तुम्हें जो भी तुमने क्वेश्चन पूछा मैं आंसर दूँ। और तुम इस बात को अच्छे से जानते भी हो, क्योंकि हम दूसरे गांव के लोगों के साथ बात करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन ततारा यहाँ पर शुद्ध बुद्ध खोए बैठा था। मुहावरा आ गया, शुद्ध बुद्ध खोना, होश में नहीं था वो बिल्कुल भी। और जवाब देने के स्थान पर, मतलब कि लड़की उससे जो क्वेश्चन पूछ रही है वो उसका आंसर नहीं दे रहा, वो उसको फिर से अपना प्रश्न दोहराता है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, अपना गीत पूरा करो, भी सचमुच तुमने बहुत ही सुरीला कंठ पाया है, मतलब गला तुम्हारा बड़ा सुरीला है। अब लड़की कह रही है ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब वो कह रही है लपाती गांव में तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। अब लपाती गांव की कौन है? इट मीन्स लड़की है, वामिरो। सच बताइए तुम हो कौन? अब ततारा तो एकदम सम्मोहित था, लड़की के ऊपर एकदम मतलब मोहित था वो, यस। तो वो कह रहे हैं, अब वो उसको सिर्फ देखे जा रहा है, ताके जा रहा है लड़का, उसको पता ही नहीं लग रहा लड़की उससे क्वेश्चन क्या पुट कर रही है। और लड़की की जो आवाज़ थी वो उसके कानों में ठीक से नहीं पहुंचती है। वो फिर से अपने प्रश्न को दोहराता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। अब लड़की एक ही क्वेश्चन बार बार, तीसरी बार सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है, झुंझला उठती है। थोड़ी देर वो कुछ सोचती है और लास्ट में निश्चयपूर्वक फिर से एक कड़े स्वर में उसको उसका विरोध करते हुए बोलती है, भी डीठता की हद है, भी तुम इतने ज़्यादा डीठ हो, मैं एक ही कुछ बार बार तुमसे पूछ रही हूँ, तुम आंसर नहीं दे रहे हो, भी मैं तुमसे तुम्हारा परिचय मांग रही हूँ, कौन हो, कहाँ से हो, बस तुम एक ही राग अलाप रहे हो। मुहावरा है एक ही राग अलापना, यानी कि एक ही बात को बार बार दोहराना। भी गीत गाओ, गीत गाओ, भी क्यों, मैं गीत किस लिए गाऊँ, ठीक है? भी क्या तुम्हें गाँव का जो नियम है वो पता नहीं है? इतना बोलकर वो तेज़ी से लड़की मुड़ जाती है और तब जाके ततारा को एकदम से होश आता है। जैसे ही लड़की मुड़कर जाती है तब वो होश में आता है, तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, अभी मैं क्या बोल रहा था, उसको तब तक तो होश ही नहीं था। तो अचानक से वो लड़की का रास्ता रोक लेता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, भी मुझे माफ़ कर दो, भी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं जो इस तरह से एकदम बेचैन विचलित हो गया हूँ और तुम्हें देखकर तो मेरी चेतना ही लुप्त हो गई है। चेतना यानी कि उसका जो ज्ञान था, सोचने समझने की जो शक्ति थी, वो एकदम गायब सी हो गई, उसे पता ही नहीं है वो बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। भी मैं
तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, सिर्फ मुझे अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। विवशता यानी कि एकदम वो विवश हो गया था, क्योंकि लड़की उसकी बात नहीं मान रही थी। वो उसके सामने अब रिक्वेस्ट करता है। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर ही केंद्रित थी, यानी कि वो सिर्फ उसकी आंखों की तरफ ही देखे जा रहा है, उससे बातें कर रहा है, और उसके चेहरे के ऊपर एक सच्ची विनम्र, मतलब कि जो रिक्वेस्ट वो उसके लिए कर रहा था नाम पूछने के लिए, सच्चाई नज़र आ रही थी लड़के के चेहरे के ऊपर। अब लड़की अपना नाम बताती है, क्योंकि एक ततारा के कानों में एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है, वामीरो। तब वो बोलता है, वामीरो बहुत सुंदर नाम है, कल भी तुम यहाँ पर आओगी ना। ततारा जो होता है बड़े ही याचना यानी कि एक तरह से भीख मांगना है ना, रिक्वेस्ट, ऐसे स्वर में वो बोलता है भी तुम कल आओगी ना। लेकिन लड़की बोलती है, नहीं, शायद कभी भी नहीं। और वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा था। इसका मतलब होता है उसका मन नहीं है ये बात कहने का कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन उसने बेमन से ये बात कही थी। और झटके से वो लपाती की तरफ, अपने गांव की तरफ बेसुध सी दौड़ती है। बेसुध यानी कि सुधबुद्धि नहीं है, बस दौड़ती जा रही है। लेकिन पीछे से ततारा के जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, वो उसके कानों में गूंज रहे थे। वो कौन से वाक्य हैं? वो कहता था कि वामीरो, मेरा नाम ततारा है और कल मैं इसी चट्टान के ऊपर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा। बाट जोहना भी एक मुहावरा होता है बच्चे, जिसका मतलब होता है इंतज़ार करना या राह देखना, भी ज़रूर आना। क्लियर? अब वामीरो रुकती नहीं है, भागती चली जाती है, लेकिन ततारा उसको निहारता यानी कि देखता ही रहता है। जैसे वो दौड़ कर जा रही है, वो उसकी जो निगाहें होती हैं वो केवल और केवल वामीरो की तरफ होती हैं। वामीरो जब अपने घर पहुंचती है, अब उसको भीतर ही भीतर यानी कि अंदर ही अंदर बेचैनी सी महसूस होती है, क्योंकि उसके मन में उस लड़के के लिए फीलिंग्स आ चुकी होती हैं। ठीक है, तो वो ततारा से मतलब कि जब वो वहां से भाग कर आ रही होती है, उसके अंदर वो जो छटपटाहट थी, मतलब वहां से दौड़ कर आने की, वो एक तरह से झूठी सी होती है, क्योंकि अंदर से वो चाहती है कि वो रहे वहां, लेकिन फिर भी वो दौड़ कर आती है। और फिर वो जब घर में आती है तो एकदम गुस्से से झंझलाहट के साथ दरवाजा बंद करती है, और मन जो होता है उसका वो चाहती है कि मेरा जो मन है कहीं और मतलब कि लगाने का प्रयत्न करती है। वो नहीं चाहती है उसको वो सब बातें याद आए, तो अपना मन चेंज करना चाहती है वो। लेकिन फिर भी ततारा का जो बार बार याचना भरा स्वर था, जो कि उसको बार बार गाना गाने के लिए बोल रहा था, उसको वही चेहरा बार बार सामने आता है, उसके दिमाग में वही घूम रहा होता है। और दूसरी तरफ उसने ततारा के बारे में काफी कुछ सुन भी रखा था, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। सब लोग ततारा को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हेल्पफुल व्यक्ति था और मतलब कि हर तरह से सबके काम आता था। तो उसने सब किस्से कहानियां उसके बारे में सुनी हुई थी, और उसकी मतलब कि उसने कभी ततारा को देखा नहीं था, लेकिन उसकी कल्पना में उसको ऐसा लगता था कि वो बहुत ही साहसी युवक है। मतलब उसने जस्ट एक इमेजिनेशन बना रखी थी उसके लिए। तो लेकिन जब वो उसके सामने आया ततारा, तो वो एकदम उसको अलग ही लगा, क्योंकि उसको वो बहुत अट्रैक्टिव लगा पर्सन, और सुंदर भी था, बलवान भी था, लेकिन वो भोला और सभ्य भी था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि जो बहुत बुरा बर्ताव करने वाला, उसको वो अच्छा भी लगा। लेकिन उसको वो उसके अंदर जो व्यक्तित्व था, उसका जो पर्सनैलिटी थी, उसको वैसी वो बिल्कुल नहीं लगी कि जैसा कि वो एक अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसको अच्छे से पता था कि किसी दूसरे गांव के व्यक्ति के साथ वो कोई संबंध बना ही नहीं सकती है, विवाह पॉसिबल ही नहीं था, तो वो उनकी परंपरा के बिल्कुल अगेंस्ट था। ठीक है, तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं उसे भूल जाऊं, वो ज्यादा श्रेष्ठकर है, यानी कि वो ज्यादा अच्छा होगा, बार बार उसके बारे में सोचना वो सब गलत होगा। लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव सा लग रहा था, क्योंकि वो उसके मन में बार बार उसी के प्रति जो भी ख्याल थे वही आ रहे थे, और ततारा का जो चेहरा था बार बार उसके सामने आ रहा था, और निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष यानी कि जो बंदा टकटकी लगाए, एक कंटिन्यू देखता रहे किसी को बिना पलक झपकाए, और बस अपनी एक रिक्वेस्ट करता रहे, मतलब वही वाला चेहरा उसकी आंखों के सामने था। तो ये सारा आपने क्या पढ़ा, वामीरो की स्थिति कैसी है, उसकी मन की स्थिति कैसी है। अब दूसरी तरफ अब वो ततारा के बारे में बता रहे हैं।
कि जैसे तैसे रात बीत जाती है, दोनों के हृदय जो है एकदम बेचैन से हैं, व्यथित उठे हुए हैं, और किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। यानी कि जो नेक्स्ट डे था जैसे तैसे बीतने लगा, क्योंकि वो सबको बहुत उबाऊ सा लग रहा था, क्योंकि सब दोनों तरफ क्या था, मिलने की प्रतीक्षा थी, शाम का इंतजार था, तो दिन भर उनको एकदम उबाऊ यानी कि बहुत बड़ा सा लग रहा था। और फिर ततारा के लिए वो जो दिन शाम की जो उसका इंतजार था, प्रतीक्षा जो थी, वो उसके लिए सबसे लंबी प्रतीक्षा थी, यानी कि उसने जीवन में कभी भी इतना लंबा इंतजार पहले कभी किया ही नहीं था। और उसके शांत और गंभीर जीवन में, हमने पहले भी पढ़ा है, उसका जीवन काफी अक्सर गंभीर और शांत भरा ही रहा है, तो पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आया था। वो खुद अचंभित यानी कि हैरान सा था, साथ ही साथ वो रोमांचित भी था, यानी कि एक्साइटमेंट भी थी उसके अंदर। दिन ढलने के काफी पहले, मतलब कि अभी दिन पूरी तरह से ढला भी नहीं था और शाम को आपस में मिलने की बात हुई थी, वो उससे पहले ही लपाती की उसी चट्टान के पास पहुंच जाता है जहां पर उसने उससे मिलने का वादा किया था। ठीक है, अब वामिरो की प्रतीक्षा में उसको एक एक जो पल था, क्षण जो था, वो पहाड़ के समान प्रतीत हो रहा था, और उसके अंदर एक आशंका यानी कि एक डाउट भी अंदर ही अंदर दौड़ रहा था, भी वामिरो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कल तो वो ना ही बोलकर गई थी उसको। मतलब कि वो खुद से ही एक डिसीजन उसके मन में भी क्लियर नहीं हो रहा था कि वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक आस की किरण थी, यानी कि एक आशा की एक किरण थी कि वो शायद जरूर आएगी, और फिर वो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। कौन? उसकी आशा की किरण, क्योंकि जैसे जैसे रात होती, अगर वो नहीं आती तो उसकी जिस तरह से सूरज की किरणें डूब रही थी, तो ऐसे उसकी किरण, आशा की जो किरण है, वो भी डूब सकती थी। लेकिन वो बार बार लपाती की तरफ, मतलब कि उसका जो रास्ता था लपाती गांव का, उसकी नजरें केवल वहीं पर थी। और अचानक से नारियल के झुरमुटों में से एक बड़ी आकृति कुछ साफ हुई, यानी कि एक नारियल के पेड़ के वहां से कोई आ रहा है, उसको ऐसा लगता है, और एकदम से जो नजर उसको आ रहा होता है, वो आकृति जो है थोड़ी सी क्लियर होती है। तब कुछ और यानी कि थोड़े और पास आने पर उसे और क्लियर दिखाई देता है। तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुहावरा है बच्चे, खुशी का ठिकाना नहीं रहना, यानी कि बहुत प्रसन्न होना। यस, अब सचमुच में जैसे ही वो उसको देखता है तो वो एक्चुअल में वामिरो ही थी, और अब उसको ऐसा लगा कि वह घबराहट में थी। कौन? वामिरो। मतलब कि उसको ऐसे फील हुआ कि वो मतलब बहुत ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि वो अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसको डर था अपने गांव वालों का। वो बचकर आई थी जैसे तैसे, और बीच बीच में वो अपनी नजर को, दृष्टि को यहाँ वहां दौड़ाना नहीं भूलती थी, यानी कि उसकी नजरें यही थी कि कोई उसको देख तो नहीं लेगा यहाँ पर आते हुए या ततारा से मिलते हुए। फिर वो तेज कदमों से चलती है और ततारा के सामने आकर के ठिठक जाती है। मुहावरा है बच्चे, ठिठक जाना यानी कि सामने आकर के खड़े हो जाना। क्लियर? फिर है, दोनों शब्दहीन थे। शब्दहीन यानी कि दोनों आपस में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, शब्द ही नहीं है दोनों के पास, बस कुछ था जो दोनों के अंदर बह रहा था, यानी कि दोनों के अंदर खाली फीलिंग्स ही थी, एक दूसरे के प्रति भावनाएं थी, और जो एक तक एक दूसरे को बस निहार रहे थे, देखे जा रहे थे, एक दूसरे को बातचीत कुछ कर ही नहीं रहे थे, और पता नहीं वो कितनी देर तक ऐसे खड़े रहे एक दूसरे को देखते हुए बिना बातचीत किए। क्लियर? अब समुद्र जो था, सॉरी सूरज जो था, वो समुद्र की लहरों में कहीं खो गया, यानी कि शाम अच्छे, मतलब सूरज डूब गया, ढल चुका था दिन, अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था, और अचानक से वामिरो को एकदम से होश आता है, वो अलर्ट होती है कि एकदम से रात होना स्टार्ट हो गई है, तो वो घर की तरफ दौड़ती है। ठीक, लेकिन ततारा अभी भी उसी जगह पर खड़ा हुआ है, एकदम निश्चल और शब्दहीन, यानी कि ना वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, और टकटकी लगाए केवल उसको निहारता ही जा रहा है, वामिरो को। क्लियर है? फिर है, अब दोनों हर रोज उसी जगह पर आते थे, मिलते थे, एक दूसरे को बस ऐसे ताकते रहते थे, कुछ बातचीत नहीं करते थे, लेकिन दोनों के अंदर एक समर्पण का भाव था, एक मतलब कि त्याग की भावना थी जो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। ठीक,
लेकिन लपाती के कुछ युवकों ने इस चीज को भांप लिया था। भांप लेना मुहावरा है, यानी कि समझ जाना, जांच लेना। यस, और लपाती गांव के कौन है पर्सन? वामीरो है। तो वामीरो के गांव के कुछ लड़कों ने इस बात को समझ लिया कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो जो खबर होती है एकदम हवा की तरह बह उठती है, यानी कि फैल जाती है। ठीक, अब वामीरो जो है वो लापाती गांव की है और ततारा कौन से गांव का है? पासा गांव का है। और दोनों का जो संबंध था वो मिलना नामुमकिन था, असंभव सा था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, रीति के अनुसार ऐसा था कि दोनों, अगर दो लोगों के बीच में विवाह होना है तो दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी है। ठीक, लेकिन इधर से ततारा को, वामीरो को समझाने बुझाने की बहुत सारी कोशिशें की जाती है, दोनों को मनाया जाता है, लेकिन दोनों के दोनों अडिग होते हैं, यानी कि अपनी बात पर टिके रहते हैं, मानते नहीं है। और वो नियमतः, यानी कि डेली नियम से लपाती के उसी समुद्र के किनारे पर आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वही है, अफवाहें फैलती रहती हैं, उनके बारे में लोग बातें बनाते रहते हैं। क्लियर? अभी अभी हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, रीति के अनुसार दोनों का गांव का, मतलब एक ही गांव का होना जरूरी था। इस पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा आएगा कि रूढ़ियां जब बंधन पर बोझ बनने लगे। यस, रूढ़ियां यानी कि पुराने रीति रिवाज, तो उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके अंदर सारा ये रीति से रिलेटेड आ जाएगा। समाज में अगर हम आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, रीतियों को लेकर के चलना चाहिए, ठीक है? तो वो आंसर अच्छे से लर्न करिएगा। आगे बच्चे वो कह रहे हैं, कुछ समय के बाद पासा गांव में, पासा यानी कि कौन है? ततारा का गांव, वहाँ पर एक पशु पर्व का आयोजन होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं ना, ट्राइब्स होते हैं, वो इस तरह के आयोजन को, पशु पर्व, ये सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है ये। और उसके अंदर होता क्या है, जो भी हट्टे कट्टे, हंस फूस, यानी कि जितने भी पशु होते हैं बलवान, उनका प्रदर्शन, मतलब कि एक दूसरे से तो होता ही है, मतलब कि लड़ाई करवाई जाती है। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि युवकों से के साथ भी, मतलब कि एक मेल्स के साथ उन पशुओं की प्रतियोगिता भी कराई जाती है। उससे ये पता लगता है कि उनके अंदर पावर कितनी है। ठीक, तो वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इस पर्व के अंदर हिस्सा ज़रूर लेते हैं। और बाद में नाच गाना होता है, भोजन होता है, ये सब का आयोजन किया जाता है। शाम को धीरे धीरे उस दिन, जिस दिन पशु पर्व है, सब लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, और दूसरे कार्यक्रम भी बारी बारी से होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ततारा का जो मन था उस मतलब कार्यक्रम के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान वामीरो की तरफ था। और उसकी जो आँखें थी, व्याकुल आँखें, बेचैन आँखें, केवल वामीरो को ढूंढ रही थी। हमने जैसे पहले बोला था, गांव वाले एक दूसरे को, मतलब कि एक दूसरे के त्योहारों में आते भी थे, तो उसको भी ये था कि वामीरो शायद इस त्योहार में आएगी उस गांव से। तो नारियल के एक झुंड के पेड़ के पीछे से अचानक उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे झांक रहा है, किसे? ततारा को। ठीक, और थोड़ा और करीब जाकर वो पहचानने की चेष्टा करता है, तो एक्चुअल में वो वामीरो होती है, जो भयवश, यानी कि डर के कारण से सामने नहीं आ रही थी, झिझक रही थी सामने आने में। और उसकी आंखें एकदम तरल यानी कि नम थी, मीन्स पानी भरा हुआ था उसकी आंखों में, और उसके होंठ कांप रहे थे। और ततारा को देखते ही वो फूट कर, यानी कि ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। ततारा भी बहुत ज़्यादा विहल, यानी कि बेचैन हो उठता है, और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। तो फिर अचानक से, और लेकिन वामीरो की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। अब ततारा जो था वो किम कर्तव्य विमूढ़ था, इट मीन्स उसको सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वामीरो के रोने की आवाज़ सुनकर वामीरो की माँ वहाँ पर आ जाती है, और जैसे ही वो दोनों को एक साथ देखती है, आग बबूला उठती है, यानी कि एकदम गुस्सा आ जाता है उसे, बहुत ज़्यादा, मुहावरा है आपका। और सारे गांव वाले वहाँ पर उपस्थित ही हैं, और उन सब के सामने वो ततारा की, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है, उसे बहुत अपमानजनक मतलब शब्द कहती है। और जबकि ततारा की बहुत, मतलब कहा जाता है कि उसका एक बहुत नाम होता है गांव में, और उसकी एकदम से सबके सामने ऐसे बेइज्जती कर देना। और
वो कह रहे हैं कि इसी बीच गांव के कुछ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वामीरो की माँ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि गांव वाले भी हैं, ठीक है ना, और सब इन दोनों को देख रहे हैं और लड़की की माँ है तो उसे उस हिसाब से ऐसा लगता है, इसीलिए वो ज़्यादा बोलना शुरू कर देती है। ततारा को अपमानित भरे काफ़ी सारे शब्द बोल देती है। गांव के जितने भी लोग होते हैं वो ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगते हैं, ठीक है। विरोध यानी कि सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और आवाज़ उठाना एक मुहावरा होता है, विद्रोह करना, ठीक है, विद्रोह करना होता है। अब ततारा ये सब सहन ही नहीं कर पाता है। अब उसके एकदम होता है ना कि लास्ट मोमेंट आ जाता है कि उसकी पेशेंस की एक लिमिट क्रॉस हो चुकी होती है। अब वो क्या देख रहा है, वामीरो रोए जा रही है, उसकी माँ उसको बोले जा रही है, वो गुस्से से और ज़्यादा पागल हुए जा रहा है। तो फिर जहाँ पर मतलब मेन मुद्दा क्या था, उनके आपस में विवाह नहीं हो सकता था, वो परंपरा थी, उसको उस परंपरा के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था। और मेन बात थी कि वो हर किसी की हर काम में मदद करता था, लेकिन अब वो अकेला पड़ गया था। असहायता की खींच थी, यानी कि कोई उसकी सहायता भी नहीं कर रहा था, इसके लिए उसे खींच यानी कि गुस्सा आ रहा था। अब उसको मतलब कि वामीरो जो इतना ज़्यादा रोए जा रही है, उसे वामीरो का दुख देखा नहीं जाता और वो बहुत ज़्यादा मतलब गहराता जाता है उसके अंदर ये गुस्सा। तो अब उसको पता नहीं था कि उसको कदम कौन सा उठाना चाहिए, भी मैं क्या करूं। तो अनायास अचानक से ही उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा पहुंचता है। मूठ का मतलब समझते हो, जहाँ से तलवार को पकड़ा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर चला जाता है और क्रोध में उस गुस्से से वो तलवार को बाहर निकालता है। इससे पहले कि वो कुछ सोचता विचार करता, लेकिन क्रोध इतना ज़्यादा उसके अंदर था, अग्नि की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो लोग एकदम से सहम उठते हैं, क्योंकि लोगों को डर था कि तलवार एकदम दैवीय शक्ति है उसके अंदर और इसने तलवार निकाल ली है। तो एकदम से फिर सन्नाटा हो जाता है। अभी तक लोग सब बोल रहे होते हैं, उसके बारे में विरोध कर रहे होते हैं, सब शांत हो जाते हैं, ठीक है। तब कोई आवाज़ नहीं आती क्योंकि तलवार बाहर आ चुकी है। तो अब उसको कुछ सूझता नहीं है, तो वो अपने गुस्से को शमन यानी कि नष्ट करने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत को उस तलवार में डाल देता है और उसको धरती में घोंप देता है। और घोंपने के साथ साथ वो उसको मतलब कि एक ताकत के साथ खींचने भी लगता है, मतलब तलवार की एक लकीर की तरह उसमें लकीर बनाने लगता है। इतना ज़्यादा उसने उसमें पावर लगा दी थी, वो पूरा पसीने से नहा उठता है, मतलब इतना पसीना उसको आता है। सब लोग घबरा जाते हैं भी क्या होगा, लेकिन वो तलवार को अपनी तरफ खींचते 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 दूर तक ले जाता है। वो हाँफने लग जाता है क्योंकि पूरी ताकत लगा चुका होता है। उस समय वहाँ पर एक लकीर भी बन चुकी होती है और जहाँ उसने वो तलवार खींची होती है वहाँ एक दरार पड़ चुकी होती है, क्योंकि हमें पता ही है तलवार के अंदर दैवीय शक्ति है। तो दरार पड़ती है और ऐसा लग रहा था कि जो धरती है मानो कि 2 टुकड़ों में बट चुकी हो। तब एक गड़गड़ाहट सी होती है, तेज़ आवाज़ होती है और तब वो क्या देखते हैं कि सेम जिस लकीर से उसने उस तलवार पर धरती में घोंपा था, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, धरती फटना शुरू हो जाती है। और द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था, यानी कि जब वो गुस्से में था तो द्वीप के एंड सिरे तक वो बस वो लाइन खींचता ही जा रहा था उस तलवार से। अब लोगों ने इस सीन की, इस दृश्य की कभी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। तो वो एकदम सिहर उठते हैं। सिहर उठना एक मुहावरा है, यानी कि घबरा जाते हैं, डर से जाते हैं। और उधर वो कह रहे हैं कि वामीरो जो है फटती हुई धरती के किनारे पर चीखती हुई दौड़ना शुरू, जो धरती फट रही है, अलग 2 हिस्सों में बट रही है, तो वो चीखती हुई जाती है क्योंकि वो क्या नोटिस करती है कि ततारा जो है वो दूसरी तरफ है और बाकी सब एक तरफ हैं। तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि ततारा दूसरी तरफ नहीं रह जाए, तो वो खींचती हुई धरती चीखती हुई दौड़ती हुई जाती है और ततारा को चिल्लाती हुई, मतलब उसका नाम पुकारती हुई जाती है। और लेकिन उसकी जो पुकार है सुनाई नहीं देती क्योंकि वहाँ इतनी गड़गड़ाहट हो रही होती है, तो उसकी चीख जो होती है उस गड़गड़ाहट में ही छिप जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अकेला ततारा जो था वो उस दूसरी तरफ था द्वीप के, और अंतिम सिरे तक तो उसने वैसे भी धरती को 2 हिस्सों में बांट ही दिया था। जब वो अंतिम छोर पर पहुंचता है, द्वीप एक्चुअल में 2 टुकड़ों में विभक्त यानी कि बढ़ चुका होता है।
अब एक तरफ ततारा है और दूसरी तरफ वामीरो होती है, दोनों अलग अलग छोर पर है। अब ततारा को जैसे ही होश आता है, क्योंकि अब तक वो क्या था, गुस्से में पागल था, उसे पता ही नहीं था वो कर क्या रहा था। अब जैसे उसको होश आता है वो क्या देखता है कि वो दूसरी तरफ है और द्वीप जो है, मतलब जिस हिस्से की तरफ वो था वो पूरा का पूरा हिस्सा समुद्र में धंसने लगा था। ठीक है, अब वो छटपटाने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं नहीं रहूँगा। उसको ऐसा लगता है कि अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, छलांग लगाता है, दूसरे सिरे को थामना चाहता है, लेकिन उसकी जो पकड़ होती है वो ढीली पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाता है वो वहाँ पर, और नीचे की तरफ वो फिसलना शुरू हो जाता है। लगातार वो समुद्र की सतह पर से फिसलता हुआ जा रहा था, लेकिन उसके मुंह से केवल एक ही आवाज़ निकल रही थी, वामीरो वामीरो, और दूसरी तरफ वामीरो भी केवल ततारा ततारा ही पुकार रही थी। इतना ही है, अब नेचुरली है, इतना सब हो गया है तो वो समुद्र में डूब जाता है, चला जाता है। अब ततारा बच्चे पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका है, मतलब खून से लथपथ है वो, और अब उसको थोड़ा सा अचेत होने लगा था। अचेत यानी कि वो बेहोश होने लगा था, अब क्योंकि पूरी ताकत लगा चुका है, ताकत बची नहीं थी उसकी बॉडी में, और कुछ देर के बाद तो उसको होश भी नहीं रहता है, और वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड के ऊपर पड़ा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, और जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश, मतलब कि एक अच्छी बात ये थी कि वो उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ था, लेकिन वो बहता हुआ जा रहा था हिस्सा भी, ऐसे कोई एक जगह टिका हुआ नहीं था, बहता हुआ जा रहा था। अब ततारा कहाँ पहुँचा, मर गया, किसी ने उसे बचाया, किसी को कुछ नहीं पता है, उसके बाद कुछ किसी को नहीं मालूम है। और इधर वामीरो भी पागल हो चुकी है उसके लिए, दिन रात उसको ढूंढती रहती है। उसी जगह पर जहाँ पर वो लोग मिलते थे वहीं पर वो पहुँच जाती है, घंटों वहाँ बैठी रहती है, उसकी इंतज़ार करती रहती है, खाना पीना सब छोड़ देती है, परिवार वालों से एकदम विलग यानी कि अलग हो जाती है। लोगों ने उसे भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिलता है, मतलब दोनों ही बिछड़ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं दोनों का क्या हुआ है, मरे हैं नहीं मरे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक, अब वो बोल रहे हैं आज ना तो ततारा है ना वामीरो है, दोनों ही नहीं रहे हैं। और लेकिन उनकी जो ये कहानी है, प्रेम कहानी है, घर घर में सुनाई जाती है, और निकोबारियों का ऐसा मत है, उनका मानना है कि ततारा की तलवार से जो कार निकोबार के जो टुकड़े हुए थे उसमें से एक दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। कार निकोबार से जो अलग हुआ था हिस्सा लिटिल अंडमान। ठीक, और निकोबारी इस घटना के बाद अब उन्होंने ये सीख ली थी कि अब वो दूसरे गांव वालों के साथ भी विवाह के संबंध बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा था कि दोनों की त्यागमयी मृत्यु जो हुई है उसका कुछ ना कुछ तो मतलब अच्छा रिजल्ट निकलना चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने आपस में संबंध बनाने शुरू कर दिए। अब उनका मानना ये भी है कि इन दोनों की जो ये मृत्यु हुई, त्याग में मृत्यु जो हुई, वो शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए हुई थी। मतलब वो बोलते हैं ना, कुछ भी चेंजेस आते हैं तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस करना था, बाकी गांव वालों का भला हो गया। ठीक, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।